जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम हाजिर हो चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, आज का वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आप यदि किसी एग्जाम की दृष्टि से देखें या यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको, यदि भारतीय नागरिक हैं प्यारे बच्चों आप, तो आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए। प्यारे बच्चों, वर्ण व्यवस्था के बारे में आज हम पूरा डीपली समझने वाले हैं और ये भी समझने वाले हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसी व्यवस्था है, इसकी स्थापना के बारे में, इसकी सभी कंफ्यूजन, सभी डाउट्स, सभी प्रश्नों के बारे में कोशिश करेंगे कि उत्तर दे पाएं इसी वीडियो में। फिर बच्चों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो जरूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, चलते ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। वर्ण का अर्थ होता है प्यारे बच्चों चयन। वर्ण का अर्थ होता है क्या? चयन होता है, यानी कि चयन करना, किसी चीज को चूज करना यानी चुनना वर्ण व्यवस्था कहलाती है। ठीक है। भारत में जब समाज में, यानी कि जब कहा जाता है कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित नहीं है प्यारे बच्चों, कर्म पर आधारित व्यवस्था है। हमारी वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? योग्यता और कर्म पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है प्यारे बच्चों? योग्यता और कर्म पर आधारित व्यवस्था है। अब आप कह रहे होंगे कि आपने तो पढ़ा है कि जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था है, तभी तो ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय ही होता है, शूद्र का लड़का शूद्र ही होता है, भले ही वो कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, योद्धा क्यों ना हो, और फिर कितना भी बड़ा योग्य क्यों व्यक्ति ना हो, भले ही वो कोई क्यों ना हो, लेकिन अगर शूद्र का लड़का है तो शूद्र ही होगा, क्षत्रिय का लड़का है तो क्षत्रिय ही होगा, वैश्य का लड़का है तो वैश्य ही होगा, और ब्राह्मण का लड़का है तो ब्राह्मण ही होने वाला है। आपने अभी भी इस भारतीय समाज में, अभी इस समय तत्कालीन समाज की स्थितियों में भी देख पा रहे होंगे। तो इससे तो प्यारे बच्चों साबित होता है कि वर्ण व्यवस्था तो जन्म पर आधारित है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था आपकी जन्म पर नहीं, कर्म और योग्यता पर आधारित है। ये तो डाउट के बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो आर्य थे आपके, जो आर्य क्या थे? आर्य। आर्य आपके 1500 ईसा पूर्व, लगभग 2000 साल पहले, 1500 ईसा पूर्व क्या हुआ? 1500 ईसा पूर्व के आसपास या 1500 ईसा पूर्व से ईरान, कहां से प्यारे बच्चों? ईरान से भारत आए थे। अब क्या आप यहां पर भी आपको डाउट होगा, हम यहां पर बता देते हैं कि ये 100% सही नहीं है। आर्य क्या सच में ईरान से आए थे? नहीं प्यारे बच्चों। देखो, कुछ लोगों का मानना है कि जो आर्य थे वो आपके मध्य एशिया तथा यूरोप के कुछ देशों से आए थे, जैसा कि 90 या 91 देश आते हैं। कुछ आम लोगों का मानना है कि जो आर्य थे वो आपके क्या है कि ईरान से आए थे। जैसे कि आपको बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो वेदों तथा ग्रंथ, वेद और वैदिक संस्कृति से पढ़े लिखे थे, वो बहुत ही महान व्यक्ति थे वो। तो आपको बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते हैं कि आर्य आपके आर्कटिक, कौन से? आर्कटिक सागर के जो आसपास का एरिया है वहां से आए थे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो वो बेचारे कहते हैं, स्वामी दयानंद जी की बात करें तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि नहीं, ये हमें लगता है, यानी स्वामी दयानंद जी की शब्दों में कहें तो हमें लगता है कि आर्य आर्कटिक सागर से ना होते हुए नहीं आए, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे मध्य एशिया से आए हैं, वो ऐसा बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद मैक्स मूलर, एक आपका विदेशी विद्वान थे मैक्स मूलर, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आर्य हमें नहीं लगता कि ये यहाँ से आए थे, यूरोप से शायद आ रहे थे, वो ऐसा बोलते हैं। ठीक है। फिर लूथर मार्टिन, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं, वो अलग अलग अपना मत रखते हैं। लेकिन हम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों का मत ये है कि आर्य आपके ईरान से आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ऋग्वेद में अगर देखें प्यारे बच्चों तो आर्यों को श्वेत बताया गया है। आर्यों को क्या बताया गया? श्वेत बताया गया है। शूद्रों को आपको श्याम बताया गया है, यानी कि सांवला, और वैश्यों को, या आपके जो क्षत्रिय होते हैं, वैश्य और क्षत्रिय दोनों अलग अलग होते हैं, तो इनको पीला यानी पीताम्बर बताया गया है मेरे बच्चों, पीले रंग का बताया गया। तो आर्यों को हम श्वेत या सफेद रंग का बोलते हैं, ये आपको ऋग्वेद में पढ़ने को मिल जाएगा। पुरुष सूत्र में आपको मिल जाएगा वहाँ पर पढ़ने को।
तो इस कारण से हम कह सकते हैं, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो हम कह सकते हैं कि आर्यों का जो आगमन है, या आर्य ईरान से आए थे। और ये अधिकतर बसे कहाँ थे? तो ऐसा कहा जाता है कि आर्य सबसे पहले भारत के पंजाब और राजस्थान के एरिया हो गया, पंजाब का एरिया हो गया, और गंगा के आसपास के एरिया के इलाके में, गंगा के आसपास के जो एरिया था, गंगा तो बहुत दूर हो जाती है, जैसे कि हम यहाँ पर चलें तो हम आपका जैसे कि आ जाती है ब्यास नदी हो जाती है, सिंधु नदी हो जाती है, तो सिंधु या ब्यास के आसपास के जो एरिया था वहाँ पर ये सबसे पहले आकर के बसे आर्य लोग, पंजाब का जो एरिया था। बात समझ में आ रही है ना आपको? फिर इसके बाद आगे चर्चा करें तो हम देखते हैं कि जो आर्य थे, जब भारत नहीं आए थे उस समय भारत में वर्ण व्यवस्था थी, और जब आर्य आए थे, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आर्य जब आए नहीं थे तब भारत में कौन सी सभ्यता थी? तो जब आर्य आए नहीं थे प्यारे बच्चों, उससे पहले भारत में आपकी सिंधु सभ्यता की बात की जाती है कि सिंधु सभ्यता आपकी जो थी वो थी। आर्यों के आने से पहले सिंधु सभ्यता का वर्चस्व भारत के उपमहाद्वीपों में था, जो कि गंगा के काफी विस्तृत इलाके पर फैली हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो आर्य थे वो 1500 से 600 से या 700 हम यहाँ पे 700 भी लिख सकते हैं, 700 ईसा पूर्व तक इन्होंने अपने धर्म को, यानी अपनी सभ्यता को इन्होंने बहुत ही ज्यादा मजबूत कर लिया था। यानी कि कह सकते हैं कि जो आर्य थे आपके, वो 1500 से 700 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है, उस समय ये आर्यों का काल था, और इस काल को हम वैदिक काल बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आर्य थे ना, बड़ी होशियार आदमी थे, बड़ा तेजी से संस्कृत बोलते थे। क्या बोलते थे ये? बड़ा संस्कृत, पठिति पठा गच्छाम अहम आयम, ऐसे बोलते थे। बड़ी कठिन संस्कृत भाषा होती है, आपको जानकारी तो होगी ही इसके बारे में। पठती पठता रामः रमः, ऐसे याद किया होगा आपने बचपन में मैट्रिक वाली क्लासों में। तो आर्य क्या होते थे? बड़ी जबरदस्त संस्कृत बोलते थे, उनकी भाषा ही संस्कृत थी। ठीक है, और ये क्या होते थे? ये एक पितृपक्ष के लोग होते थे। आर्य क्या होते थे? अपने समाज में पिता को उच्च दर्जे पे रखते थे, यानी इनका जो समाज था वो पितात्मक था। इनका जो समाज क्या था प्यारे बच्चों? इनका समाज था पितात्मक। ठीक है, इनका समाज क्या था? पितात्मक। मात्रात्मक समाज नहीं था। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मात्रात्मक थे। क्या थे? मात्रात्मक थे। यानी ये अपने जो, जैसे हम कह नहीं देते कि आप अगर पूछेंगे तो आपके पिताजी, आपके घर के गार्जियन कौन है, तो आप पिताजी का नाम लेंगे सबसे पहले। यानी आपका जो समाज है, यदि इस समय का जो समाज है वो पितात्मक है। ठीक है, लेकिन सिंधु सभ्यता में मात्रात्मक था, और आर्यों के समय, यानी आर्यों का जो रहने का जो उनका जो समाज था, यानी आर्य समाज जो था वो एक पितात्मक समाज था। ठीक है, ये पितरात्मक, हमने पितात्मक लिख दिया, आप पितरात्मक भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद क्या था कि ये किस रंग के थे? ये सफेद रंग क्या था इनका? सफेद था। ठीक है, सफेद रंग के थे, जिसको हम श्वेत रंग बोलते हैं। और इसके बाद इन्होंने ये संस्कृत तो बड़ी तेजी से बोलते थे। सबसे पहले ये आपके सिंधु या ब्यास नदी के तट पर पंजाब के इलाके में रहने सबसे पहले आए थे, और माना जाता है कि ये ईरान से होकर के आए थे। ये ईरान के रहने वाले हैं जो कि भारत में आए थे। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। ये संस्कृत बोलते थे, और इनके जो कार्यकाल, यानी कि जो इनके समय की अवधि वो 1500 से 700 ईसा पूर्व की है, और ये अपने इस अवधि काल में वेदों का निर्माण किया। आप देखते होंगे कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। पुराणों की 18 पुराण है हमारे, और स्मृतियाँ कितनी हैं? 6 से 7 स्मृतियाँ हैं, शायद 6 स्मृतियाँ हैं, ऐसा लगता है हमको। तो इन्होंने वेदों की और पुराणों की और ग्रंथों की रचना की इन्होंने। तो इसलिए इन्होंने किसकी रचना की? वेदों की रचना की प्यारे बच्चों। किसकी रचना की? वेदों की। हम वर्ण व्यवस्था के पहले हमको आर्यों के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसलिए हम पहले इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने किसकी रचना की? वेदों की रचना की। वेद इनके कितने थे? 4 थे। फिर इन्होंने पुराणों की भी रचना की। पुराण इनके कितने थे? पुराण आपके थे 18 पुराण थे। इसके बाद स्मृतियों की रचना भी की इन्होंने। स्मृतियां आपकी 6 थी, जिनमें से सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है मनु स्मृति।
और इन लोगों ने क्या है कि जो ये आर्य लोग थे, इन्होंने सबसे पहले कौन सा वेद का निर्माण किया? तो ऋग्वेद का निर्माण किया इन्होंने, ऋग्वेद। ठीक है, इन्होंने किस वेद को सबसे पहले रचा? तो ऋग्वेद को। फिर इसके बाद इन्होंने किस वेद को रचा? तो सामवेद को। ठीक है, फिर इन्होंने किसको? तो अथर्ववेद। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने अथर्ववेद के बाद यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, हमें लगता है प्यारे बच्चों कि यजुर्वेद हमने गलत लिखा है, पहले से हम बताए दे रहे हैं। अथर्ववेद भी शायद हमने गलत लिखा है। ठीक है, और ऋग्वेद तो सही है, ऋग्वेद हमारे लिए, सामवेद भी सही है, अथर्ववेद हमारे हिसाब से गलत लिखा है और यजुर्वेद भी गलत लिखा है, तो आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, पहले से हम बताए दे रहे हैं आपको। तो इन्होंने 4 वेदों की रचना की, जिसमें से सबसे पहला वेद था आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद एक भारतीय संस्कृति का, या फिर भारत में जो भारतीय संस्कृति है उसका एक सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है। अब भारतीय संस्कृति की जो साक्ष्य हैं, यानी आर्यों का साक्ष्य कहाँ से हमको मिलता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्यों के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? सबसे पहली जानकारी हमको आर्यों के बारे में ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। भारतीय समाज का सबसे पुरानी जो पुस्तक है, सबसे पुरानी जो पुस्तक है, ये किताब बोल सकते हैं, वो आपकी ऋग्वेद है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार इन चारों वेदों में क्या क्या दिया गया है। तो ऋग्वेद में आपको, और सामवेद में, अथर्ववेद में, और इसके बाद यजुर्वेद में। तो अथर्ववेद में क्या है कि जो आपका ऋग्वेद है क्या है? अच्छा यजुर्वेद लीजिए, ठीक, कोई बात नहीं। सामवेद की बात करते हैं। तो सामवेद से होता है संगीत, सा से क्या होता है? संगीत। तो सा से सामवेद में आपको प्यारे बच्चों संगीत के बारे में बताया गया है, यानी संगीत है सारा गामा पादा नीदा पादा, है कि नहीं है? तो सामवेद में आपको संगीत के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अथर्ववेद में आपको जादू टोना हो गया, वशीकरण हो गया, समझ में आ रहा है ना? वशीकरण हो गया, चुड़ैल को पकड़ने के बारे में, भूत को पकड़ने के बारे में, टोटका ट्यामर, ये सब यानी कि इस अथर्ववेद में बताया गया है। जादू टोना के बारे में, किसके बारे में? जादू टोना। ठीक है, हाँ, जादू टोना। इसके बाद आगे चलते हैं, अब आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या बताया गया है? यजुर्वेद में प्यारे बच्चों बताया गया, या से क्या होता है? युद्ध। या से क्या होता है? युद्ध। अब युद्ध होगा प्यारे बच्चों, तो युद्ध से पहले राजा महाराजा क्या करते थे? युद्ध होने से पहले यज्ञ करवाते थे। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुलस्त्य यज्ञ, महायज्ञ, और इसके बाद यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ, अग्नि यज्ञ, अश्व यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ होते हैं कि नहीं होते? पहले के राजा महाराजा करवाते थे, क्या करवाते थे? यज्ञ करवा देते थे। और यज्ञ करवाने के बाद क्या होता था? जैसे किसी राजा को अपना राज्य विस्तृत करना है, विस्तार करना है, तो वो क्या करते थे? युद्ध नहीं करते थे। सबसे पहले क्या करते थे? बढ़िया किसी स्थान पे चले जाते थे, अपने राज्य में किसी जगह पर बढ़िया बैठ करके बढ़िया से अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। एक घोड़ा लाते थे, सफ़ेद घोड़ा, अब बढ़िया घोड़े को तिलक उलक कर लगाते थे, पूजा करते थे, और कहते थे कि ये घोड़ा जहाँ से जाएगा, अगर उस गांव के लोगों ने घोड़े को पकड़ लिया तो हमारी सेना उससे युद्ध करेगी, और यदि घोड़ा नहीं पकड़ा, यानी कि उस गांव से घोड़ा निकल गया, तो वो गांव हमारा हो जाएगा। बड़ी समस्या। अगर आप घोड़ा पकड़ नहीं रहे हैं तो अभी गांव राजा का हो रहा है, और यदि या फिर उस तरह वो जो एरिया है वो उस राजा का हो जाएगा, और यदि आप घोड़ा पकड़ रहे हैं तो राजा की जो सेना है वो पीछे बढ़िया सुसज्जित अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करिए। इस तरह जो है पहले क्या होता था, लोग जो राजा होते थे वो यजुर्वेद का बढ़िया से यज्ञ वगैरह ऋषि मुनि सीखते थे, राजाओं का यज्ञ करवाते थे। और जब यज्ञ होता था तो यानी कि यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह के बारे में, युद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद में आपको अग्नि के बारे में, चंद्र के बारे में, ये देवताओं हैं,
इनकी स्तुति अग्नि, चंद्र, साम देवता, इनकी आपको ये आपको इसमें इनके बारे में आपको ऋग्वेद में प्यारे बच्चों जो प्रथम के जो 7 मंडल हैं, कितने मंडल हैं? 7। ये पहले लिखे गए थे, पहले लिखे गए थे, और उसके बाद के जो आपके मंडल हैं वो आपको बाद में लिखे गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद के जो 7 मंडल थे, मतलब पहले के जो 7 चैप्टर आप बोल सकते हैं अपनी भाषा में, वो पहले लिखे गए थे, और इसके बाद जो शेष मंडल हैं वो बाद में लिखे गए थे। और इसी से हमको मिलता है वर्ण व्यवस्था के बारे में। कौने वेद से हमको वर्ण व्यवस्था के बारे में मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। आर्यों के बारे में सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। सबसे पहला वेद कौन सा लिखा गया, यानी पुस्तक कौन सी लिखी गई? संस्कृत की। संस्कृत की कह सकते हैं भारतीय समाज की सबसे पहली पुस्तक लिखित साक्ष्य के रूप में ऋग्वेद। ऋग्वेद कैसा ग्रंथ है? तो ऋग्वेद आपका देवताओं की स्तुति, मंत्र वगैरह, जाप वगैरह, इसके बारे में लिखा गया वेद है ये। ठीक है, इसमें किन किन देवताओं के बारे में बात की गई? देखो, ये आर्य लोग होते थे, वो प्रकृति की ज्यादा पूजा करते थे, प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते थे। जल आगे नदियां मिल गई, माता जी, कोनो पेड़ मिल गया, भगवान साक्षात प्रभु, कोनो जैसे कि मंदिर वगैरह मिल गया, या फिर कोई जैसे कि हवा है, शीतला माता, सूरज भगवान। तो ये सब आर्य क्या होते थे? प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते थे, यानी प्रकृति को भगवान मानते थे। तो प्रकृति को भगवान मानते थे, इसलिए प्रकृति की पूजा ऋग्वेद में है। प्रकृति को भगवान मानते थे आर्य, तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले अपने भगवानों के बारे में लिखेंगे। तो भगवानों के बारे में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऋग्वेद सबसे पहले लिखा, तो सबसे पहले भगवानों के बारे में, यानी कि यमदेव, अग्नि के बारे में, सामदेव के, चंद्रदेव के बारे में, यानी देवों की स्तुति के लिए, देवों की स्तुति का मतलब देवों को प्रसन्न करने के लिए मंत्र वगैरह, ये सब आपको ऋग्वेद में मिलते हैं। ठीक है, और यही एक साक्ष्य था, सबसे प्रथम साक्ष्य आर्यों के बारे में हमें जानकारी इसी से मिलती है। तो आप ये समझ गए होंगे। पुराणों के बारे में मत्स्य पुराण हो गया, इसके बाद बहुत सारे पुराण हैं आपके। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझनी चाहिए, इन्होंने एक स्मृति नाम की एक पुस्तक लिखी थी। इनकी जो स्मृतियां हैं उन्होंने 6 लिखी हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण स्मृति थी मनु स्मृति। कौन सी स्मृति थी प्यारे बच्चों? मनु स्मृति। ठीक है, मनु स्मृति में ही वर्ण व्यवस्था की पूरी व्याख्या दी गई है। ठीक है, मनु स्मृति में ही पूरी व्याख्या आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में दी गई है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी समझ में आई? देखिए की बात। और इसमें मनु नामक एक ब्राह्मण जो थे, मनु ब्राह्मण बोल सकते हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है, और उन्होंने इसमें काफ़ी कुछ अच्छा भी लिखा है। मनु स्मृति, भाई मनु स्मृति में क्या क्या है? तो मनु स्मृति में आपको समाज के बारे में भी काफ़ी चीज़ें हैं। एक राज्य की क्या मुख्य बातें हो सकती हैं, राज्य के बारे में भी मनु स्मृति में बताया गया है। और इसके बाद राजा के बारे में बताया गया। हाँ, मनु स्मृति में स्त्रियों के बारे में काफ़ी अच्छा कुछ कहा गया है, लेकिन वहीं पर मनु स्मृति में स्त्रियों के बारे में ये कहा है कि देखो, स्त्री को 3 भागों में उसने डिवाइड किया है। पहला है कि बालपन में अपने पिता के अधीन, अपने पिता के संरक्षण में रहती है एक स्त्री, एक महिला। युवावस्था में अपने पति की अधीन, पति की संरक्षण में रहती है। और आपकी जो वृद्धावस्था में अपने पुत्रों के संरक्षण में एक स्त्री अपना जीवन यापन करती है। यानी कि मनु ने एक स्त्री के जीवन को 3 भागों में बांट रखा है। और मनु ने कहा है कि मनु ने से पहला और दूसरा, यानी बालपन और बुढ़ापा, इन दोनों से अधिक किसी एक स्त्री का जो युवा अवस्था होती है उसके बारे में मनु स्मृति में मनु ने किसी स्त्री के जो गृहस्थ आश्रम होता है, जैसे ब्याह हो जाता है किसी भी महिला का, तो उस समय जो महिला का योगदान है, यानी स्त्री का जो योगदान है एक गृह जीवन में, गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में, उस समय का जो जीवन है महिला का, जो उसने योगदान देती है बच्चों के पालने पोसने में, उसके बारे में मनु ने काफ़ी कुछ अच्छा कहा है, काफ़ी उसकी सराहना की है। ठीक है, लेकिन मनु ने यहाँ पर एक बात और कही है कि स्त्री को क्या है, हमेशा पति की, क्योंकि वो उसने 3 अवस्थाओं में बांट रखा है। उन्होंने कहा कि भैया स्त्री को क्या है कि पति के हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए, पत्नी को कभी भी बिना मतलब पति के अकेले नहीं रहना चाहिए। ये सभी बातें, हालांकि ये अलग टॉपिक है,
आपको थोड़ा बहुत बता रहे हैं हम कि इनमें क्या क्या दिया गया है। आगे चलते हैं। तो आप ये बात तो समझ गए होंगे कि आर्यों के बारे में। अब चलते हैं हम वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो ये जो आर्य थे वो पितात्मक थे, ठीक है। अब ये लोगों ने क्या है कि वर्ण व्यवस्था नाम की जो व्यवस्था ये अपने आप से लेकर के आए थे, अपने साथ ही लेकर के आए थे। और इस वर्ण व्यवस्था को इन्होंने 4 भागों में बांट रखा था। अब भारतीय समाज में भी वर्ण व्यवस्था पहले से थी। पहले वाली जो वर्ण व्यवस्था थी आपकी योग्यता और कर्म पर थी, यानी ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय बन सकता है, शूद्र बन सकता है, वैश्य बन सकता है। वैश्य का लड़का आपका शूद्र बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था के आधार पर। लेकिन जब आर्य आए तो ये जो थे श्वेत लोग थे, और हमारे जो भारत के मूल निवासी थे जिनको हम आदिवासी बोलते हैं वो काले लोग थे, यानी कि हल्का उनका जो रंग था वो काला था, सांवला रंग था। और ये तो सफेद रंग के थे, गोरे थे। तो ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। क्या समझते थे? श्रेष्ठ। उन्होंने जब देखा भारतीय ये वर्ण व्यवस्था देखा तो उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पर इस वर्ण व्यवस्था की मान्यता दे रहे हैं तो हमारा लड़का, अब हमको तो यहाँ पर रहना है ना, तो हमारा लड़का मान लो कि गधा है तो शूद्र बन जाएगा, सेवा करना पड़ेगा भैया समाज की। और हमारा लड़का अगर ब्राह्मण है तो ठीक है, क्षत्रिय है तो ठीक है। लेकिन आर्यों ने सोचा कि हमको तो भारत में क्या है कि सत्ता बढ़िया पाना है, राज करना है पूरे समाज में। अब राज कब हो सकता है? या तो हम ब्राह्मण बने या तो क्षत्रिय बने, तभी राज कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि मान लो कि हम अभी इस व्यवस्था को यदि मानते हैं तो मान लो कुछ पीढ़ियों के बाद हमारे पीढ़ी में कोई ऐसी संतान पैदा हो जाए जो मूर्ख हो, तो उसे तो शूद्र बनना पड़ेगा, ये तो वैश्य बनना पड़ेगा। कोई निर्बल संतान पैदा हो जाए तो ये शूद्र बन जाएगी, क्षत्रिय तो बन नहीं पाएगी, ब्राह्मण तो बन नहीं पाएगी। तो फिर हमारा तो सत्ता से हमारा हाथ धीरे धीरे छूटने लगेगा, समस्या हो जाएगी। हमारी जो हम अपने आप को कैसे समाज में, भारतीय समाज में कैसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करें, और इस प्रकार से सिद्ध करें कि युगों युगों तक हम सर्वश्रेष्ठ ही रहें। तो फिर इन्होंने वर्ण व्यवस्था को योग्यता और कर्म से बदल करके जन्म पर कर दिया। और इसके लिए उन्होंने मनु नामक इस स्मृति नामक पुस्तक का सहारा लिया, ठीक है। और ये मनु स्मृति आपकी कब लिखी गई थी प्यारे बच्चों? तो मनु स्मृति आपकी लिखी गई थी जब आपका मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य में जो अशोक सम्राट अशोक थे उसके बाद 7 आपके और भी आए। सम्राट अशोक के बाद 7 सम्राट मौर्य साम्राज्य में और आए। उसके बाद आप थे बृहद्रथ, उसको मरवा करके पुष्यमित्र शुंग को सम्राट बना दिया गया। तो फिर इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के समय में ही मनु स्मृति नामक इस ग्रंथ की रचना की गई। और फिर इसके बाद भारतीय समाज में ये वाली यानी कि जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व हुआ। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि पुष्यमित्र जो आपके पुष्यमित्र सिंह थे वो उन्होंने एक नियम निकाला। कौन सा नियम निकाला? उन्होंने कहा कि भैया एक उस समय क्योंकि बौद्ध धर्म बड़ा प्रचलित था और बौद्ध धर्म क्या था, समानता की बात करता था, ठीक है। तो उस समय क्या था कि ये जो थे आपके पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने कहा कि भैया क्या है कि अगर हम बौद्धों को जीने देंगे तो बौद्ध क्या है कि बौद्ध समानता का, सब लोगों को समान दर्जे को मानते हैं, छुआछूत से बिल्कुल अलग। तो उन्होंने कहा कि भैया एक बौद्ध को मारने के लिए हम आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। कितनी स्वर्ण मुद्रा? 100 स्वर्ण मुद्रा एक आपके बौद्ध को, यानी जो भिक्षुक होते थे बौद्ध भिक्षुक, किसी एक बौद्ध भिक्षुक को आप मारेंगे तो हमको 100 स्वर्ण मुद्राएं आपको देंगे। ऐसा इन्होंने नियम बनाया भाई, बताओ, बड़ा खतरनाक था। तो ये आप समझ गए होंगे, आर्यों के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं पुनः वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो वर्ण व्यवस्था में हम चलते हैं। तो वर्ण व्यवस्था प्यारे बच्चों 4 भागों में डिवाइड थी। कितने भागों में डिवाइड थी? 4 भागों में डिवाइड थी, जिसमें से आपका पहला था आपका ब्राह्मण। कौन था? ब्राह्मण था। फिर इसके बाद क्षत्रिय था, फिर इसके बाद वैश्य था, और फिर इसके बाद शूद्र था। यहां पर प्यारे बच्चों आपको इतनी बात तो समझ गई होगी कि प्यारे बच्चों वर्ण व्यवस्था हमारी कर्म पर आधारित थी, लेकिन आर्यों के कारण हमारी ये व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। और इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये अपना वर्चस्व हमेशा के लिए कायम रखना चाहते थे। ये अपने आप को योग्य समझते थे
अपने आप को योग्य समझते थे, इसलिए ये हमेशा हमेशा के लिए योग्य भारतीय समाज में, भारत के समाज में, भारतीय लोगों के सामने अपने आप को सदा के लिए योग्य बनाए रखने के लिए इन्होंने इस व्यवस्था को जन्म पर आधारित व्यवस्था कर दिया, ताकि इनका बेटा हमेशा ही योग्य बना रहे, इनका नाती पनाती आने वाली पीढ़ी हमेशा योग्य बनी रहे। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि ये आर्य जो लोग थे वो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा दिखे जाते हैं। तो इसलिए हमारे और आप लोगों के मन में सफ़ेद रंग की लिए ज़्यादा आकर्षण होता है। आपको ये बात मालूम होगी कि नहीं? हम लोग सफ़ेद रंग वाले लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, गोरे लोग वाले रंगों को, जो सफ़ेद रंग के लोग होते हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। बोलिए हाँ या ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? ये उन्हीं का डीएनए है, क्योंकि हम उत्तर भारतीय लोग हैं। और आर्यों ने सबसे पहले, सबसे ज़्यादा आर्यों का जो डीएनए है उत्तर भारतीय लोगों से मैच होता है। तो उत्तर भारतीय लोग यानी आर्यों की सोच क्या थी? हम सफ़ेद लोग श्रेष्ठ हैं। और आज भी उत्तर भारत के लोगों में गोरे लोगों के प्रति ज़्यादा आकर्षण देखने को मिलता है। आप स्वयं देखिए, अपने आप से देखिए, अपने आप से देखिए। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे ना कि कितना अभी तक इनका डीएनए हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। समझ रहे हैं ना? यानी कि हम सब उन्हीं के पूर्वज, हमारे पूर्वज यही थे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इनकी सोच जो थी, अभी भी वो सोच कहीं ना कहीं भारतीय समाज के लोगों में व्याप्त है कि गोरा रंग श्रेष्ठ होता है। व्याप्त है कि नहीं व्याप्त है? तो वैसे ही ये गोरे लोगों जो थे वो चाहते थे कि भैया क्या है कि हम श्रेष्ठ बने रहें, इसलिए इन्होंने इस व्यवस्था को जन्म पर कर दिया। नहीं तो अगर कर्म और योग्यता पर होती तो शायद ही हमारे जो मन में, आप सभी लोगों के मन में जो योग्यता की, जो रंग के आधार पर योग्यता है कि गोरे लोग अच्छे होते हैं, गोरे लोग सबसे श्रेष्ठ होते हैं, गोरे लोग सुंदर दिखते हैं, गोरे लोग सुंदर होते हैं, ये शायद सोच हमारी बदल गई होती अगर हमारी वर्ण व्यवस्था योग्यता और कर्म पर आधारित होती है और ये लोग जन्म पर आधारित ना करते इस व्यवस्था को। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब चलते हैं कि अगर हम अभी ब्राह्मणों के बारे में, तो ब्राह्मणों का काम क्या होता था प्यारे बच्चों? शिक्षा का होता था। यहीं पर ऋग्वेद से हमको एक बात और देखने को मिलती है कि ऋग्वेद में ही एक श्लोक है प्यारे बच्चों, जहां पर यह बताया गया है कि एक विशालकाय पुरुष, विराट पुरुष, जिसके जीवा से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई, जिसके जीवा से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, और जिसकी भुजाओं से जो शक्ति का प्रतीक है, उससे क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। किससे? क्षत्रियों की, यानी शक्ति का प्रतीक, यानी ताकत का प्रतीक, ताकत। ठीक है, ताकत का प्रतीक जो है प्यारे बच्चों, यानी कि क्षत्रिय कहाँ से पैदा हुआ था? भुजाओं से, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद में भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद वैश्य धन कमाता है ना, यानी वैश्य का क्या काम होता है? मेहनत करना। तो वैश्यों को बताया गया है कि ये जांघा से यानी जांग से पैदा हुए हैं। कहाँ से पैदा हुए? जांग से, यानी इनका काम है धन को अर्जित करना, कमाना, व्यापार करना। ठीक है, व्यापार करना। इसके बाद शूद्रों का काम क्या था? सेवा करना। शूद्रों का काम था सेवा करना। तो शूद्रों का काम था सेवा करना। तो इन्होंने कहा कि जैसे पैर होता ना, हमारा पंजा, पैर, वो चलता रहता है, हमेशा हमेशा चलता रहता है, कार्य करता रहता है, शरीर का बोझा ढोता रहता है। उस तरह से ये जो शूद्र लोग हैं ये भी शूद्र कहलाएंगे, अर्थात ये लोग पैरों से पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो अन्य 3 जो वर्ग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, जैसे पैर पूरे शरीर की सेवा कर रहा है। बस समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्यों ने एक चालाकी की थी। अगर हम वर्ण व्यवस्था को जन्म पर, कर्म पर आधारित देखें, तो कर्म पर आधारित जब हमारी वर्ण व्यवस्था थी, तब भी ब्राह्मणों की परिभाषा क्या थी? शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना और वेद वगैरह का अध्ययन करना, यही परिभाषा थी ना। क्षत्रियों की परिभाषा क्या थी? गांव की, शहर की, अपने नगरों की, साम्राज्य की और लोगों की रक्षा करना। वैश्य की परिभाषा क्या थी? व्यापार करना, धन इकट्ठा करना, अर्जित करना। शूद्रों की परिभाषा क्या थी? भैया लोगों की सेवा करना। यही परिभाषा थी ना जब हमारी वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। लेकिन जब आर्यों ने जन्म पर आधारित कर दिया, तब भी हमारी इन चारों की वही परिभाषा है, बस एक शब्द चेंज है, कर्म और योग्यता से जन्म पर। एक शब्द बस इन्होंने चेंज किया, बाकी वही व्यवस्था चली आ रही है, वही व्यवस्था। मेन पॉइंट इन्होंने देखा, अब मेन पॉइंट को बस चेंज किया है, बाकी तो वही है, ना भाई।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहाँ पर देखिए, ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण तो आर्य थे, अपने आप को ये सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और इन्होंने आकर के देखा कि ओ भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था नाम की व्यवस्था है, ससुरा हमारे पास भी वर्ण व्यवस्था है, दोनों में मैचिंग देखते हैं। ओ यहाँ तो पूरी बातें मिल रही है, बस एक बात नहीं मिल रही, यहाँ पर एक कर्म पर कर रहा है, हम जन्म पर करते हैं। ओ हमको लगता है क्या करें, इन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि आहा, भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वो भले ही कर्म पर है, लेकिन सबसे उच्च दर्जे का ब्राह्मण ही माना जाता है, इन सबसे बड़ी वर्ण जो है वो ब्राह्मण ही है। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। अब भारतीय समाज में लोग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को मानते हैं, तो हम क्या करें, अपने आप को बढ़िया ब्राह्मण बनाते हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना है तो हम ब्राह्मण बोलेंगे, अपने आप को क्या बोलेंगे, ब्राह्मण बोलेंगे। तो इन्होंने, आर्यों ने अपने आप को ब्राह्मण बोला, और हम कहा कि अब ब्राह्मण तो बोल दिया, किसी तरह से भारतीय समाज में हम घुल मिल गए, लेकिन हमारा लड़का उससे थोड़ा पगला है, वो तो शूद्र बन जाएगा, काहे, कर्म पर आधारित है समस्या। अब क्या करें, उन्होंने फिर से अध्ययन किया अच्छे से, अच्छा ये बात है, कंसेप्ट ही पूरा बदल देते हैं, कर्म से हटा करके जन्म पे कर देते हैं। अब जब जन्म पे होगा तो हमारा लड़का चाहे साला पगला हो, चाहे जो भी हो, वो तो रहेगा ही ना ब्राह्मण, हाँ बोलो रहेगा, यानी कि हम क्या रहेंगे, श्रेष्ठ ही रहेंगे, श्रेष्ठ ही रहेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस कारण से इन्होंने क्या किया, इसको चेंज करके खत्म कर दिया, ठीक है। तो आर्यों को ही प्यारे बच्चों ब्राह्मण कहा जाता है, इस कारण से आर्य सफेद थे, आर्य सफेद रंग के थे, श्वेत रंग के थे, तो इसलिए ब्राह्मणों को श्वेत रंग या फिर सफेद रंग बोला जाता है, ठीक है। सफेद रंग या श्वेत रंग बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्षत्रियों को, क्षत्रियों और ये वैश्यों को हम बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, पीला, पीला, पीला रंग बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है शूद्र, शूद्र कहाँ गया, ये है, शूद्र को हम बोलते हैं श्याम, श्याम, क्या बोलते हैं, श्याम रंग, श्याम बोले तो ये रंग के आधार पर है, हम ऐसे बोलते हैं श्याम, श्याम बोले तो सांवला रंग। बात समझ में आ रही कि नहीं? कि आपको आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि ये समझ में आ गई। यदि कुछ भी डाउट रहता है तो आप बता सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था में और भी आपको ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनका हम उत्तर आपको इस वीडियो में नहीं दे पाए हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम उनके उत्तर अगले पार्ट में इसके अवश्य आपको देंगे। प्यारे बच्चों, यदि कोई भी प्रश्न हमसे छूट रहा है कि कुछ भी यदि डाउट है, कुछ भी हमने छोड़ दिया है गलती से, तो आप ज़रूर उसे उसके बारे में हमको बताइएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये वीडियो देखा, आपको ये बात समझ में आई होगी, इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा नया। और यदि आपने इसके बारे में, आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी डाउट हो उसे अवश्य हमारे साथ साझा कीजिएगा। और जो भी आपको इस वर्ण व्यवस्था से संबंधित कुछ जानकारियां हों, ऐसी जानकारी प्यारे बच्चों जो हम ना इस वीडियो में दे पाए हों, लेकिन आपको उस विषय में जानकारी हो, तो वो जानकारी आप जरूर साझा कीजिएगा हमारे साथ। जब तक के लिए अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।